दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आइए आज जो हम लोग का सेशन है ये 10th जो ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है अभी, उसका आंसर की एनालाइज़ करने वाले हैं हम लोग। आइए जल्दी से सभी मिलते हैं और एक बार शुरुआत करते हैं अपना जो भी हमारा है, तो एक बार क्लियर करते हैं। आइए जल्दी से आप सभी जुड़िए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से आप सभी जुड़ें। चलिए जल्दी-जल्दी से जुड़िए, आप सभी जितना है जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छा कुछ साथी जुड़ गए हैं। आइए जल्दी से जुड़ जाएँ, हमारे बहुत प्यारे साथी जुड़ गए हैं। प्लस 8 है, आप जान सकते हैं ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो इसमें अभी हम जो मिलाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, आप बने रहें और आइए जल्दी से एक बार मिलाते चलते हैं और पूरा करते हैं जल्दी से अपना सेशन को। आप सभी एक बार जल्दी से प्यारा-सा कमेंट कर दें और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। चलिए, पहला की बात करें, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं, तो समीकरण a इक्वल टू bq प्लस r को संतुष्ट करते हैं, जहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली बात करें, इसमें अगला जो हमारा टर्म है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 500 255 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, इतना हमारे पास संख्या है 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, यदि 2 संख्या ए तथा बी का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः सी तथा डी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या कौन सा है? इसमें जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। √4 आप जानते ही हैं इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, ऐसी संख्या जिसका व्यापक रूप q p बाई q होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q डज़ नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका परिमेय संख्या। अगला देखें, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाता है? तो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इतना इतना का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसकी आंसर? इसका जो आंसर आएगा 8 नंबर का वो आएगा 29 माइनस 12 यानी 29 माइनस 125। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे देखते हैं, बहुपद इतना है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 9 नंबर का इसका गुणनखंड कितना होगा? बहुपद का गुणनखंड जो होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। अगला देखते हैं हम लोग, बहुपद इतना इतना है तो शून्यक क्या होगा? इसका जो शून्यक होगा -2 और -5, -2 -5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, बहुपद इतना इतना शून्यकों का योग कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बहुपद इतना इतना दिया हुआ है तो इसका शून्यकों का गुणनफल क्या है? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1/2। अगला देखते हैं हम, शून्यकों को -3 तथा 2 वाला बहुपद है तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा आंसर? 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना दिया हुआ है तो आलेखिक निरूपण क्या है? इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंट्रांसिटिक लाइन्स, यानी कि इंट्रांसिटिक लाइन से हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ए सही हो जाएगा। अगला देखें, इतना भी दिया हुआ है, इसमें अल्फा बटे अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सी, यानी कि सी बाय सी सी 2, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या होगा? तो ये होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनंत बहुत हल हो जाएगा, बहुत सारे हल हो जाएगा अनंत। अगला देखते हैं हम लोग, आप यहाँ पे लगा लेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब देखिए, रैखिक समीकरण का युग्म इतना इतना दिया हुआ है, इसका निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो क्या होगा?
इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। A1/A, B1/B, डज नॉट C1/C2। चलिए, अगला देखें, यदि 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उसका गुणनफल कितना होगा? तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम लोग, यदि शांत जल में नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है हो तो धारा की चाल 3 घंटा प्रति किलोमीटर घंटा है, तो धारा की प्रतिकूल नाव के परि अपेक्षित चाल क्या होगा? 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चर x में अगर इतना-इतना में द्विघात समीकरण कहलाता है तो ए, बी, सी वास्तविक संख्या क्या होगी? इसका हो जाएगा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए, इसमें जो आंसर आप देंगे वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ए लगा लेंगे आप लोग। अगला है, इतना-इतना विवेचक है तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 76 है। क्या हो जाएगा? 76। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग क्या है आंसर। द्विघात समीकरण यानी इतना-इतना दिया हुआ है तो मूलों की प्रकृति क्या है? इसमें जो हो जाएगा आपका रियल एंड इक्वल, वास्तविक और असमान, अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल हो जाएगा, वास्तविक और असमान। 3 y 15 समांतर श्रेणी में है तो प्लस y का वैल्यू क्या होगा? इसमें जो हो जाएगा आपका होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला इतना है तो सारा आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुक्रम इतना दिया हुआ है तो 13वां पद क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 13वां पद का 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना? तो 2n into 1n plus 1, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अगला देखिए, इसमें इतना दिया हुआ है तो इसका जो पद क्या होगा? इसका जो पद हो जाएगा आपके पास, मैं दे रहा हूँ थोड़ा, चलिए, इसका हो जाएगा 980। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 980। समांतर श्रेणी इतना-इतना है तो अलग पद कितना होगा? तो 112 रूट में। ऑप्शन नंबर बी बी सही हो जाएगा इसका। समांतर श्रेणी इतना है, इतना-इतना कि कितने पदों का योगफल 406 होता है होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। अगला है, इसमें आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना-इतना है, nवां पद कितना होगा? तो 6 - 2n। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी वीडियो को एक बार इसे थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सेशन अच्छा लग रहा है तो, और बाकी आप सभी मिलाते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखें, आप सभी निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? 31 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर का, समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध कितना है? इसमें जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्या होगा? समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। अगला देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उसकी संगत भुजाएँ कितनी, इसका अनुपात क्या है? इसमें जो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इतना-इतना त्रिभुज एबीसी समरूप इतना दिया हुआ, इतना-इतना का वैल्यू क्या होगा? इसमें जो आंसर आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आंसर आपका। अगला जो आया हमारे पास क्वेश्चन वो है, यदि इतना-इतना परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो यदि AB बराबर इतना है 10 सेमी तो PQ बराबर क्या होगा? तो PQ का जो आंसर हो जाएगा वो 15/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2A सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी? तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा A√3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? इसमें जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 17, 61, 69। 17, 61, 69। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, 6√3 सेमी ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 38 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 cm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे सही।
अगला देखिए, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजाओं को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा आपके पास है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर जो कितना नंबर का 39 नंबर का समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो है किसी चतुर्भुज का प्रमुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाता है? तो पैरेललोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना 10 सेमी है तथा 24 सेमी है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 13 सीएम। कितना होता है? 13 सीएम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः इतना है, इतना सेमी है, तो वृत्त केंद्र की बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, 25 सीएम हो जाएगा, 25 सीएम। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा का लंबिक दूरी क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है, कितना होता है? तो 45 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा 2। देखेंगे तो निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डायमीटर। ऑप्शन नंबर 2 व्यास। ऑप्शन नंबर 2 व्यास हो जाएगा। 2 व्यास कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में 2 व्यास 2 डायमीटर। अगला देखिए, कह रहा है यदि वृत्त की किन्हीं वो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज क्या कहलाता है? चतुर्भुज जो कहलाता है वो स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा, यानी वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो है हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें है समचतुर्भुज के विकर्णों की क्या संबंध होता है? इसमें जो हो जाएगा आपका 49 में वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, किसी वृत्त के केंद्र पर इतना बना हुआ कौन ए ओ बी है तब परिधि कौन पर कितना है? कौन ए सी बी, जहाँ सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कौन ए सी बराबर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा कौन ए ओ बी बटे 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी से। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 45 बटे 53 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 28 बटे 28 बटे 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब हमारे पास है साइन 29 डिग्री बटे कॉस 61 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। क्या होगा? इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये गलत क्या ठीक, तो गलत टिक लग गया है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? इसमें जो होगा उन्नयन कोण वो होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या कहलाता है? तो रूट अंडर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इक्वल तो थीटा बराबर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली बार जो है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि √3 टेन थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका 58 का हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री एक बार लाते चले आप सभी। यदि कॉट ए
प्लस 1 बटे कॉट ए इक्वल टू, तो टेन स्क्वायर ए बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगी? इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2। अगला है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? इसमें हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक थोड़ा सा गलती लग गया है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए इक्वल टू क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो। अगला देखें, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसमें जो हो जाएगा आपका 27, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 64 का जो हो जाएगा परिकेंद्र कहलाता है, कैरी परिकेंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिकेंद्र कहलाता है। अगला देखें, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, 15/2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, तो दीवार के साथ 60 डिग्री की कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? इसका जो आंसर होगा 15/2 7.5। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 84 सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल, बी तथा एच इकाई हो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो हो जाएगा 2 into L plus B into H, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 1868 क्वेश्चन का नंबर जो है, मैं देखते हैं हम लोग क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 68 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो 69 नंबर का जो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10/10 सीएम है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका बी। अगला देखते हैं, बिंदु 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगी? 91 का हो जाएगा 10 यूनिट, 10 इकाई, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। शीर्षों का इतना दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? इसमें जो आंसर हो जाएगा 56 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 56 यूनिट। मूल बिंदु से बिंदु 11 और 60 की दूरी कितनी है? 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 61 यूनिट, ऑप्शन नंबर 61 इकाई, डी सही हो जाएगा इसका। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 ए बी एक रैखिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 69 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब शीर्ष बिंदु इतना दिया हुआ है, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? अर्धवृत्त की परिमिति होती है सॉरी पाई आर टू आर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो 88 सीएम, 88 सीएम। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के तिरछखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तिरछखंड की केंद्रीय कोण कितना होगा? तो 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, उन्हें पुनः वर्गाकार आकार के रूप में मोड़ने पर उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो उसकी परिमिति क्या होगा? I अनुपात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 9:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक तिरछखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले तीन घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ के अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन कितना होगा? तो 648 सीएम क्यूब, 648 सीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, यदि दो गोलों का अपने क्षेत्रफल 16:9 है के अनुपात में हो, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? 94 का आंसर हो जाएगा 64:27, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1728 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारे पास जो है 56 56 यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? 56 का जो आंसर हो जाएगा 1728 क्यूबिक। इसका जो हो जाएगा एक मिनट रुक जाइए, इसमें जो होगा रूट अंडर याद रखेंगे रूट अंडर एक्स वाई जेड ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन कौन सा है। एक बेलन की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना वर्ग सीएम है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 396 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर जो होगा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं हम लोग निम्नांकित केंद्रीय प्रवृत्ति किस मापन की गणना के लिए संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माध्यिका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 12 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है माध्य बहुलक माध्यिका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता वितरण का मध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो इसकी माध्यिका क्या होगी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 24 हो जाएगा 24 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इसमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? इसका जो आंसर होगा 23 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1 होता है। अगला देखिए एक पास से को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा 1/2 होता है। 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? 1.2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि ई किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है इसका जो होगा आंसर वो होगा सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है कितना होता है असंभव घटनाओं की प्रायिकता? तो इसमें जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।